हेलो गाइस, जीएस फैकल्टी अवधेश कुमार। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है भारत के संवैधानिक विकास को बढ़ते हुए भारत शासन अधिनियम 1853, 1858, भारत परिषद अधिनियम पढ़े और इसी क्रम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें आज? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। जो हमारा पिछला अधिनियम था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, उस एक्ट के द्वारा हम लोगों ने देखा था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। स्टार्ट द फर्स्ट सेपरेट इलेक्शन सिस्टम ऑफ मोहम्मडन। इस एक्ट के द्वारा उसे और विस्तार कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन के लिए भी सेपरेट इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत कर दिया गया। किसके किसके लिए? सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन। अब यहां पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एंग्लो इंडियन क्या होते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम में भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन ये कहा गया है अब इस ग्राफ को समझने की कोशिश करिए। यूरोपियन माता या पिता, यूरोप की मां हो या यूरोप का पिता हो, भारतीय पिता या भारतीय माता। कोई यूरोपियन महिला अगर भारतीय पुरुष के साथ विवाह करती है तो उसकी जो जनरेशन होगी उसे हम एंग्लो इंडियन कहेंगे। या विदेशी पुरुष भारतीय महिला के साथ विवाह करता है, उससे जो जनरेशन आगे बढ़ेगी हम उसे एंग्लो इंडियन कहेंगे। लेकिन ये एंग्लो इंडियन ऐसे व्यक्तियों को कहा जाएगा जो भारतीय संविधान के निर्माण के पहले मैरिज वगैरह हुई हैं। ऐसा नहीं कि आज के टाइम पे किया जाए तो हम उनको एंग्लो इंडियन कहेंगे। तो किसके किसके लिए व्यवस्था की गई? सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए और एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय। इसी में अगला पॉइंट है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। क्या स्टार्ट किया गया? द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली का मतलब होता है दोहरा शासन। दोहरा शासन का मतलब यह है जो राज्य की व्यवस्था है वो दो लोग के माध्यम से होगी और जो सब्जेक्ट थे, जो विषय हैं, उनको डिवाइड कर लिया गया। और डिवाइड कैसे किया गया? ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, इन पर कानून बनाने का काम कौन करेगा? वायसराय। लेकिन अब ध्यान देना, जब वायसराय ट्रांसफर सब्जेक्ट पर कानून बनाएगा, किस पर कानून बनाएगा? जब ट्रांसफर सब्जेक्ट पर कानून बनाएगा तो वह मंत्रियों से सलाह लेगा। किससे सलाह लेगा? मंत्रियों से सलाह लेगा। लेकिन जब वह रिजर्व सब्जेक्ट पर कानून बनाएगा तो वह विधान परिषद के सदस्यों से सलाह लेगा। किससे सलाह लेगा? विधान परिषद के सदस्यों से।
पॉइंट क्लियर हो गया? द्वैध शासन प्रणाली, दोहरा शासन, सब्जेक्ट 2 पार्टों में डिवाइड कर दिए गए, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। कानून बनाने का काम कौन करेगा? वायसराय करेगा, और इन पर कानून बनाने के लिए वह सलाह लेगा। किससे किससे सलाह लेगा? मंत्रियों से सलाह लेगा और विधान परिषद के सदस्यों से सलाह लेगा। अब मंत्रियों से सलाह कब लेगा? जब वो ट्रांसफर सब्जेक्ट पर कानून बनाएगा। लेकिन जब वो रिजर्व सब्जेक्ट पर कानून बनाएगा तो वो विधान परिषद के सदस्यों से विचार विमर्श करेगा। अगला पॉइंट, इसी एक्ट के द्वारा महिलाओं को वोट करने का अधिकार प्राप्त हो गया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हो गई, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम प्रारंभ हो गया। और इसी एक्ट के द्वारा ही संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। क्या क्या किया गया? महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई और संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया। अगला पॉइंट, केंद्र में संसदात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। स्टार्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब संसदात्मक शासन प्रणाली क्या थी? जैसे प्रेजेंट टाइम में हमारा जो संसद है उसके 2 सदन है, तो उस समय जो संसद बना एक था, मतलब उसका एक सदन केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दूसरा राज्य परिषद। ध्यान दीजिएगा क्या क्या है? केंद्रीय विधान परिषद, दूसरा क्या है? राज्य परिषद। तो जो केंद्रीय विधान परिषद है इसमें सदस्यों की संख्या 144 थी। कितनी सदस्यों की संख्या थी? 144। 144 में से 104 सदस्य चुनाव जीत कर आएंगे और 40 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। इसका जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष। टेन्योर कितना होगा भाई? 5 वर्ष। और प्रेजेंट टाइम में इसको क्या बोलते हैं? लोक सभा। वहीं दूसरा है राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल में 60 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 60। 34 निर्वाचित होते हैं और 26 मनोनीत होते हैं। 26 मनोनीत होते हैं। तो अब ध्यान दीजिए बेटा इस पे। केंद्र में संसदात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई और जो पहला सदन है केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद का कार्यकाल
5 वर्ष, प्रेजेंट टाइम में इसे क्या बोलते हैं, लोकसभा कहते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या 144 में से 104 सदस्य चुनाव जीतकर आएंगे और 40 सदस्य मनोनीत होकर आएंगे। और इसी का दूसरा जो सदन है राज्य परिषद, प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा, हाउस ऑफ स्टेट में सदस्यों की संख्या 60 थी। 60 में से 34 सदस्य निर्वाचित होके आते थे और 26 कैंडिडेट नॉमिनेट होके आते थे। अब यहीं पे एक चीज ध्यान देने की बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है कि ये जो अधिनियम आया, इस अधिनियम के द्वारा जो राज्य में डायरकी सिस्टम प्रारंभ किया गया था, द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। तो यह कहा गया था कि इस द्वैध शासन प्रणाली, डायरकी सिस्टम, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, जिसका भी डिटेल डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, और यह कहा गया था कि ये जो द्वैध शासन प्रणाली है, इसकी जांच करने के लिए एक आयोग गठित होगा। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद एक आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया था। अब बेटा यहां पे ध्यान देने की बहुत ही सख्त जरूरत है। ये जो अधिनियम आया था ये 1919 में आया। कब आया बेटा? 1919 में आया। और लागू कब हुआ था? लागू 1921 में हुआ। और यह कहा गया था कि डायरकी सिस्टम लागू होने के 10 साल बाद हम आयोग का गठन करेंगे। तो जो आयोग है उसका गठन कब होना चाहिए? 1931 में। लेकिन हुआ क्या? समय से पहले ही इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने कर दिया। मतलब यह आयोग समय से पहले ही इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने बना दिया। अब ये जो आयोग बना, अब इस पर डिटेल डिस्कशन ध्यान दीजिए। जो आयोग बना, आयोग का गठन नवंबर 1927 में किया गया और इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन। कौन थे? सर जॉन साइमन। अब समझ गए होगे बेटा कि इस आयोग का नाम क्या रखा गया? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। तो जो आयोग गठित किया गया था उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसीलिए आयोग का नाम क्या रखा गया? साइमन कमीशन रखा गया। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे बेटा? 7 सदस्य थे और सभी क्या थे? सरकारी थे। इसीलिए इस सदस्य को रॉयल कमीशन कहते हैं। और सभी सदस्य थे अंग्रेज। सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इसीलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। अब जैसे इसी में आ जाए रॉयल कमीशन, तो रॉयल कमीशन किसको बोला गया है? साइमन कमीशन को। और साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन बोला गया है। श्वेत कमीशन क्यों बोला गया? क्योंकि सभी सदस्य अंग्रेज थे। रॉयल कमीशन क्यों बोला गया? क्योंकि सारे सदस्य सरकारी थे। अब यहीं पे एक चीज ध्यान देने की सख्त जरूरत है कि जिस समय साइमन आयोग का गठन किया गया तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। जिस समय साइमन कमीशन का गठन किया गया उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने सुझाव दिया कि किसी भी भारतीय सदस्य को साइमन कमीशन में शामिल ना किया जाए। तो आपको जो है ध्यान देने की बड़ी सख्त जरूरत है कि साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल ना करने का सुझाव किसने दिया था? लॉर्ड इरविन ने। और जब लॉर्ड इरविन ने यह बात कहा तो उनके कहने पर साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया। अगर भारतीय सदस्य को शामिल करना चाहते तो उस समय इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जो हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ कॉमन में 2 इंडियन मेंबर थे, सिन्हा जी और सकलातवाला। कौन कौन? सिन्हा जी और सकलातवाला 2 ऐसे भारतीय सदस्य थे जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में हाउस ऑफ
कॉमन के सदस्य थे, चाहते तो इनको शामिल कर सकते थे, लेकिन लॉर्ड इरविन के कहने पर किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया। जब साइमन कमीशन के गठन होने की जानकारी भारतीयों को हुई तो भारतीयों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। विरोध इसलिए किया गया कि भारत में नियम कानून बनाने की बात चल रही है और भारत के सदस्यों को ही शामिल नहीं किया गया। अब यहां पे एक बात ध्यान देने की सख्त जरूरत है कि भारतीयों ने विरोध करने की प्रेरणा कहां से लिया, मतलब इंडियन कहां से मोटिवेट हुए कि हमें साइमन कमीशन का विरोध करना चाहिए। तो यह बात ध्यान दीजिए, जो आज संयुक्त राज्य अमेरिका है वह भी इंग्लैंड का गुलाम था। जब 1776 में, ध्यान दीजिए बेटा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो जिस समय इंग्लैंड की क्रांति हुई जिस समय संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रांति हुई 1776 में, उसी दौरान इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर टैक्स लगा दिया और वहां के आंदोलनकारियों ने, क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने यह कहा, प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं। कहने का मतलब यह है कि आपकी संसद में हमारा कोई सदस्य नहीं है और आप कानून पे कानून बनाते चले जा रहे हो, इसीलिए हम आपके द्वारा बनाए गए कानून को मानने से क्या करते हैं बेटा, इनकार करते हैं। अब यही चीज भारतीयों ने सीखा कि आपके साइमन कमीशन में हमारा कोई सदस्य नहीं है, हमारा कोई सदस्य नहीं है, तो हम साइमन कमीशन के सदस्यों के साथ क्यों कन्वर्सेशन करें, हम उनके साथ बातचीत क्यों करें, क्यों तालमेल बैठाएं। तो अब ध्यान दीजिए, साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में लिया, तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन 1927। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, M.A. अंसारी ने किया था, मुख्तार अहमद अंसारी। और यहीं पर निर्णय लिया गया कि हम लोग साइमन कमीशन का विरोध करेंगे, गो बैक साइमन। विरोध के बावजूद भी साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। साइमन कमीशन भारत कब आया, 3 फरवरी 28 को आया। कहां पे पहुंचा, मुंबई में। और जब साइमन कमीशन भारत आया तो गो बैक साइमन, साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया, यूसुफ मेहर अली ने। गो बैक साइमन कमीशन का नारा किसने दिया, यूसुफ मेहर अली। विरोध के बावजूद भी साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। कहां पहुंच गया, लाहौर। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। जुलूस निकालने का मतलब यह है कि साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध किया गया और विरोध करने के दौरान ही इतनी ज्यादा संख्या आ गई थी कि लाहौर के जो कमिश्नर थे, कप्तान कह सकते हो, सैंडर्स, इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज करने की परमिशन दे दिया। और इस परमिशन देने के वजह से लाला लाजपत राय काफी चोटिल हो गए, मतलब उनके सर पर काफी
चोट लग गई थी, जिस वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हो गई? 17 नवंबर 1928 में। लाला जी की मृत्यु कब हो गई? 17 नवंबर 1928 को। अब यहां पे एक चीज ध्यान देने की बड़ी सख्त जरूरत है, पॉइंट थोड़ा सा यहां से बदल रहा है। बदलने का मतलब यह है कि जुड़ा इसी से है। लाला लाजपत राय कहां से थे? जबरदस्त पॉइंट, पंजाब से। अब पंजाब के ही थे भैया भगत सिंह, युवा तुर्क, मतलब भारतीय, उस समय भारतीय राजनीति में क्रांतिकारियों में सबसे युवा, तो ये पंजाब के थे। भगत सिंह, जो अन्य लीडर थे, भगत सिंह और इनके साथी लाला जी को अपना आदर्श मानते थे, रोल मॉडल मानते थे, और इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु का कारण किसको ठहराया? सैंडर्स को। अब सैंडर्स को मृत्यु का उत्तरदायी ठहरा दिया। लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए इन क्रांतिकारियों ने भी एक कार्य किया। अब कार्य को समझने के लिए हमें कुछ क्रांतिकारी कार्यों को समझना है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि सचिंद्रनाथ सान्याल, उन्नीस 1924 में कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। किसने किया? सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया। कहां पर किया? कानपुर में किया। कब किया? 1924 में। किस संस्था की स्थापना किया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके कई अन्य सदस्य थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी, सचिंद्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, भगवती शरण बोहरा इत्यादि क्रांतिकारी शामिल थे। तो अब देखिए, ये लोग क्रांतिकारी थे। भारत में आजादी के लिए जो लड़ने वाले लोग थे वो दो प्रकार के थे। आजादी के लिए लड़ने वाले जो लोग थे वो दो प्रकार के थे। एक थे उदारवादी, दूसरे क्रांतिकारी। उदारवादी सविनय निवेदन, रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ने का काम करते थे, लेकिन क्रांतिकारी सीधा बम फोड़ने का काम करते थे। अब देखिए, हाथ जोड़ने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बम फोड़ने के लिए आपको बम की जरूरत पड़ेगी। और बम खरीदने के लिए, बम की व्यवस्था करने के लिए पैसा आपको घर वाले तो देंगे नहीं, इसलिए ये लोग लूटपाट करते थे। क्या करते थे? लूटपाट करते थे। लूटपाट में करते क्या थे? जो सरकारी गोदाम होते थे या सरकारी खजाना होता था, उसको लूटने का काम करते थे। तो यह एक बड़ी चर्चित घटना है, काकोरी कांड। काकोरी
कांड 9 अगस्त 1925। तो काकोरी आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। तो इन क्रांतिकारियों ने क्या किया, सहारनपुर से आने वाली एट डाउन ट्रेन, ट्रेन का क्या नाम है, एट डाउन ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया। क्या किया, एट डाउन ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया। यह ट्रेन कहां से कहां के लिए आ रही थी, सहारनपुर से लखनऊ को जाने वाली एट डाउन ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया। तो इसमें जो काकोरी कांड के मास्टर माइंड हैं वो है राम प्रसाद बिस्मिल, और राम प्रसाद बिस्मिल जी शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। तो सहारनपुर से जो ट्रेन लखनऊ की ओर आएगी वो शाहजहांपुर होते हुए आएगी। तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि सारे लोग शाहजहांपुर आएंगे और शाहजहांपुर में एकत्र होंगे और वहीं से ट्रेन पर सवार होंगे। तो प्लान के मुताबिक सारे लोग शाहजहांपुर स्टेशन पर एकत्र हुए और एट डाउन ट्रेन में सवार हो गए। सबको काम बांट दिया गया था। चैन पुलिंग का काम रोशन सिंह को दिया गया, और जैसे ही ट्रेन काकोरी नामक स्थान पर पहुंची वैसे ही रोशन सिंह ने चैन खींच लिया, और अशफाक उल्ला खां को यह काम दिया गया था कि जैसे ही ट्रेन खड़ी हो दौड़ के ड्राइवर के कान में पिस्टल सटा दीजिए। और जो बड़े हष्ट पुष्ट थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, तो उनको जो सरकारी खजाना था ट्रेन में बक्से के अंदर लॉक करके रखा गया था। तो बक्सा तोड़ने का काम राम प्रसाद बिस्मिल को दिया गया, और जो अन्य साथी थे उनको यह जिम्मेदारी दी गई थी, चादर लेके गए थे कि बक्सा तोड़ा जाएगा और आप वो चादर बिछा के जो भी सामान है उसको रखकर भागेंगे। तो भागने के दौरान यह हुआ कि एक चादर छूट गया और चादर में नाम लिखा था, और चादर में नाम लिखने की वजह से धीरे धीरे सारे लोग पकड़ लिए गए। तो अब आपने देखा कि ये क्रांतिकारी क्या हो गए, पकड़ लिए गए। इनकी सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच लखनऊ खंड पीठ में देखा गया। कहां सुनवाई हुई, लखनऊ खंड पीठ। और 1928 में 4 लोगों को फांसी हो गई। किस व्यक्ति को कहां पर फांसी दी गई, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में। इस प्रकार आपने देखा ये क्रांतिकारियों का जो एक दौर था समाप्त हो गया। और यही दौर के कुछ क्रांतिकारी अभी बचे हुए थे, उसी में थे चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि आजाद थे, कभी पकड़े नहीं गए। तो टाइम बढ़ता गया। सितंबर 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की एक बैठक दिल्ली में हुई, और इस बैठक में कुछ नए लीडर शामिल हुए, कुछ नए नेता शामिल हुए, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और जतिन दास। तो जो भगत सिंह थे वो एक समाजवादी थे,
हम आज की समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, समाजवादी विचारधारा की बात कर रहे हैं। तो भगत सिंह के कहने पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। अब यहीं पे ध्यान दीजिए, ये बैठक कब हुई? सितंबर 1928 को। कहां पे हुई? दिल्ली में हुई। नए लीडर शामिल हुए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वगैरह। और ये नेतृत्व कौन कर रहा था? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में पार्टी का पुनर्गठन हुआ और पार्टी में नए लीडर शामिल हुए। सितंबर में ये आपने देखा कि पार्टी का पुनर्गठन हुआ और इसी दौरान साइमन कमीशन भी भारत आया हुआ था। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। जब अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा था तो लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया था और जुलूस को कंट्रोल करने के लिए सैंडर्स ने लाठीचार्ज करने की परमिशन दे दिया था और जिस वजह से लाला लाजपत राय काफी चोटिल हो गए थे और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनकी मृत्यु का जिम्मेदार किसको ठहराया गया? सैंडर्स को ठहराया गया और सैंडर्स की हत्या भी 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में कर दी गई, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और जतिन दास थे। कौन कौन? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जतिन दास। यहां से सारे के सारे लोग फरार हो गए, कोई भी कैंडिडेट पकड़ा नहीं गया। और इसी क्रम में 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली बम कांड। दिल्ली बम कांड क्या है? 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे अभी हम लोग चर्चा किए थे, केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका। बम फेंकने में कौन कौन थे? भगत सिंह और बीके दत्त। भगत सिंह और बीके दत्त, बटुकेश्वर दत्त। और यहां पर जब यह बम फेंका तो बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बस ये एहसास दिलाना था कि बहरों को सुनाने के लिए तेज बोलने की जरूरत होती है। जैसे हम कहते हैं, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, ये बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। तो बम के धमाकों की आवाज सुनाने के लिए इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका और बम फेंकने के दौरान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने
इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। कौन सा नारा लगाया? इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। बेटा एक ध्यान दीजिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बनता है। इंकलाब जिंदाबाद ये जो स्टेटमेंट है ये किसने लिखा? हसरत मोहानी ने। इंकलाब जिंदाबाद किसके द्वारा लिखा गया? हसरत मोहानी के द्वारा। गीत और गजलों में, मतलब शायरी वगैरह में, इस शब्द को कौन लेके आया? मोहम्मद इकबाल। वही मोहम्मद इकबाल साहब जिन्होंने गीत गाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो गीत और गजलों में कौन लेके आया? मोहम्मद इकबाल साहब। और क्रांति के क्षेत्र में कौन लेके आया? भगत सिंह। तो ये लोग पकड़ लिए गए। धीरे धीरे जो अन्य लोग भी थे वो भी पकड़ लिए गए। इन क्रांतिकारियों को लाहौर के सेंट्रल जेल में रखा गया था। और जब ये लोग लाहौर के सेंट्रल जेल में थे तो वहां के जो अधिकारी वगैरह थे सही खाना नहीं देते थे, जिस वजह से इन लोगों ने भूख हड़ताल कर दिया। और भूख हड़ताल करने में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास शामिल थे। और 64 दिन तक भूखे रहने के कारण जतिन दास की मृत्यु हो गई। क्या हो गया? 64 दिन की मृत्यु के कारण, गड़बड़ी हो रही है। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल 110 दिनों तक चलती रही। जब अंग्रेज सही खाना देने के लिए तैयार हो गए तो इन क्रांतिकारियों ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ा था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है कि किस क्रांतिकारी की मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान हो गई? तो जतिन दास। भूख हड़ताल कब तक चली? 110 दिनों तक। अब यहीं पे एक ध्यान दीजिए, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? डायआर्की सिस्टम, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, इसी का दूसरा नाम द्वैध शासन प्रणाली की जांच करना था कि जो डायआर्की सिस्टम है इसमें सुधार करने की जरूरत है या इसे समाप्त करने की जरूरत है। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में आई। रिपोर्ट कब आई? 1930 में। और इस रिपोर्ट पर डिस्कशन करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, 3 गोलमेज सम्मेलन। क्या हुआ? 3 गोलमेज सम्मेलन।
गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितने हुए? 3। तो अब पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, और यह सम्मेलन दिसंबर के आसपास होते थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब ध्यान दीजिए बेटा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। इस सम्मेलन में भारत के कई प्रसिद्ध लोग गए। डॉक्टर वी आर अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, जयकर, मोहम्मद अली जिन्ना। तो जब ये लोग शामिल हुए तो इसमें डॉक्टर वी आर अंबेडकर साहब की भी एक मांग थी कि जिस प्रकार 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई है, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के लिए सेपरेट इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत की गई है। उसी प्रकार दलितों के लिए भी सेपरेट इलेक्शन की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में काफी लोग गए, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ। और शामिल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया सिविल डिसओबेडियंसी मूवमेंट चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जब यह सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी को जेल हो गई थी। तो गांधी जी उस समय जेल में थे। तो जिस समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो रहा था इंग्लैंड में, उस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, और आंदोलन को दबाने के लिए जो प्रसिद्ध आंदोलनकारी थे उनको जेल में डाल दिया गया। तो उस समय महात्मा गांधी कहां थे? जेल में। तो जिस समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में हो रहा था, उसी समय एक न्यूज राइटर ने कमेंट किया, बगैर दूल्हे के बारात। क्या बोला? बगैर दूल्हे के बारात। आपने कोई ऐसी बारात देखी है जिसमें दूल्हा ही गायब हो? देखिए, दूल्हा कहने का मतलब यह था कि भारत की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और कांग्रेस ही उस समय इंग्लैंड के साथ किसी भी मुद्दे पर बातचीत करती थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के लोग ही शामिल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब वो पहले से ही डिनाई कर रहे हैं, पहले से ही इनकार कर रहे हैं। तभी इंग्लैंड के दबाव में, इंग्लैंड के कहने पर लॉर्ड इरविन ने तेज बहादुर सप्रू, इंग्लैंड के कहने पर लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। गांधी इरविन समझौता करने के लिए लॉर्ड इरविन ने तेज बहादुर सप्रू
और जयकर, तेज बहादुर सप्रू और जयकर को गांधी इरविन समझौता, मतलब गांधी जी को समझौता करने के लिए मोटिवेट करने का काम सौंपा। तो गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। अब देखिए यहां पे 4-5 घटनाएं आपको एक साथ याद रखना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, ध्यान दीजिए, होना है। चौदह फरवरी 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा 14 फरवरी 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सुनाई गई और फांसी की सजा 24 मार्च 1931 को फांसी 24 मार्च 1931 को देनी थी। पॉइंट को समझते जाना। फांसी किस डेट को दी जानी थी? 24 मार्च 1931 को। अब यहां पे ध्यान देने की बड़ी सख्त जरूरत है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होना है। देखिए एग्जाम में आप देखिए जो घटनाएं होती हैं उनको व्यवस्थित क्रम में करने का भी क्वेश्चन आता है, तो यहां पे बहुत ही ध्यान देने की सख्त जरूरत है। फांसी की सजा कब सुनाई गई? 14 फरवरी 1931 को। कब दी जाएगी? 24 मार्च को। तो 14 फरवरी और 24 मार्च के बीच में अभी 5 मार्च पड़ेगा, इसीलिए 27 फरवरी 1928 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद
बाद आए। 27 फरवरी 1900 सॉरी 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद नेहरू जी से मिलने आए। अब नेहरू जी से मिलने क्यों आए? क्योंकि नेहरू जी के माध्यम से ये गांधी जी पर दबाव बनाना चाहते थे। अब इन लोगों के बीच में क्या बातचीत हुआ, इसका कोई स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है। इसके बाद ये अल्फ्रेड पार्क चले गए और वहीं पर जब ये अपने एक मित्र का इंतजार कर रहे थे, मित्र का इंतजार इसलिए कर रहे थे कि जो सुखदेव हैं, इनकी माताजी बीमार थी तो उनको पैसे की व्यवस्था करनी थी। तो अल्फ्रेड पार्क में ठहरे थे, तभी अचानक पुलिस आ गई और फायरिंग करना शुरू किया। इन्होंने भी फायरिंग किया और जब ये समझ गए कि हमारी पिस्टल में एक ही गोली है तो इन्होंने अपने को गोली मार लिया। अर्थात चंद्रशेखर आजाद क्या हो गए? शहीद हो गए। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, इन क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जो बचाने की उम्मीद थी वो चंद्रशेखर आजाद थे। अब चंद्रशेखर आजाद भी नहीं रहे। अब लोगों को गांधी इरविन समझौता के माध्यम से कुछ लग रहा था कि उम्मीद बनेगी। तो अब गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को, स्थान दिल्ली, और इसीलिए इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? दिल्ली पैक्ट। इस समझौते में यह कहा गया, गांधी जी ने कहा, जिन लोगों ने हिंसा किया है उनको छोड़कर अन्य को रिहा कर दिया जाए। अब यहां पे ध्यान दीजिए, जिन लोगों ने हिंसा किया है उनको छोड़कर, तो अब ये जो लोग थे ये तो हिंसा किए थे, इसीलिए इन लोगों की फांसी नहीं रुकी। और ये गांधी जी के जीवन की एक बहुत बड़ी भूल कह सकते हो, जिस वजह से युवा आज भी गांधी जी से नाराज है। पब्लिक को, जनता को गांधी इरविन समझौता से कुछ उम्मीद थी, लेकिन समझौते में कुछ हुआ ही नहीं और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो गए।
इन क्रांतिकारियों के बारे में समझौते में कुछ ना होने के कारण जो जनता थी वो काफी नाराज हो चुकी थी और तोड़ फोड़ करने के लिए तैयार हो गई। तभी अंग्रेजों को लगने लगा कि जो हमारी निर्धारित डेट है, जो डेट हम निर्धारित कर चुके हैं कि इस डेट को हमें फांसी की सजा देनी है, उससे पहले ही एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर के सेंट्रल जेल में मध्य रात्रि को ही फांसी दे दी गई और इनकी डेड बॉडी को लाहौर से काफी दूर हुसैनी वाला ले जाया गया। डेड बॉडी को कहां ले जाया गया? हुसैनी वाला कहां पे है? पंजाब में रावी नदी के किनारे। तो अंग्रेज जो है कि इन डेड बॉडियों को जला रहे थे। ये सारा काम करने में सुबह हो गई थी। क्या हो गई थी? ये सारा जो है कि सारा काम करने में सुबह हो गई थी। जब सुबह लोग गए बाहर तो देखा यहां पे कुछ जलाया जा रहा है। तो जब जनता दौड़ के गई तो देखा तो ये क्रांतिकारियों की डेड बॉडी जल रही है। तभी जो है कि पब्लिक ने इन क्रांतिकारियों की डेड बॉडी को छुड़वाया और ससम्मान उसे वहीं पर विसर्जित कर दिया। आज भी इनकी समाधियां हुसैनी वाला पंजाब में है। और इस प्रकार कुछ समय बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंग्लैंड गए। देखिए, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए जो समझौता हुआ था वह इरविन के साथ हुआ था और इरविन ने जो है कि इनको जाने की परमिशन दिया। लेकिन कुछ समय बाद इरविन के स्थान पर वेलिंगटन आ गए। कौन आ गया? वेलिंगटन आ गए, जो गांधी जी को जाने से मना कर रहे थे। क्योंकि ज्यादातर लोगों को, मतलब गांधी जी के अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ज्यादातर लोग, जिनमें तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, ये सारे लोग एसएस मुल्तान नामक जहाज से गए थे। किस जहाज से गए थे? एसएस मुल्तान नामक जहाज से गए। और कुछ ही समय बाद जब नवनिर्वाचित वायसराय वेलिंगटन महोदय गांधी जी को जाने की परमिशन दे दिया तो गांधी जी एस राजपुताना जहाज से गांधी जी मुंबई से लंदन गए। तो जब गांधी जी गए तो गांधी जी अपने साथ किसको किसको लेकर गए थे? मुख्तार अहमद अंसारी को,
श्रीमती सरोजिनी नायडू को, महादेव देसाई को, और इनकी एक शिष्या हैं मीरा बेन को ले गए, और गांधी जी अपने साथ अपने छोटे पुत्र देवदास को ले गए थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गांधी जी अपने किस पुत्र को लेकर इंग्लैंड गए थे, तो देवदास को लेकर गए। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, जिनमें हरिलाल मणिलाल का जन्म भारत में हुआ था, रामदास और देवदास का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और गांधी जी के बारे में डिटेल जानकारी हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में चर्चा करेंगे। तो जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रहे थे, तभी विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देखकर नंगा फकीर कहा। कहीं कहीं यह भी कहा जाता है कि नंगा फकीर फ्रैंक मोरिस ने कहा है, नंगा फकीर फ्रैंक मोरिस ने कहा, लेकिन ज्यादातर विंस्टन चर्चिल को ही माना जाता है। तो जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, जिसमें गांधी जी संपूर्ण भारत के बारे में बात कर रहे थे, वहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ मुस्लिम लीग के बारे में बात कर रहे थे, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर अपने दलित भाइयों के लिए बात कर रहे थे। तो गांधी जी ने देखा कि सारे लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, अपने अपने कार्यों के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर इटली की बेलिस्तियाना जहाज से मुंबई वापस आ गए। तो जब मुंबई वापस आए तो गांधी जी का स्वागत करने के लिए जनता काफी एकत्र हुई थी, क्योंकि पब्लिक को यह लग रहा था कि गांधी जी समझौता करके यहां से इंग्लैंड गए थे, तो इंग्लैंड में कोई अच्छा समझौता भारतीयों के लिए करके आए होंगे। लेकिन जब गांधी जी वापस आए, उसी समय जहाज पर खड़े होके मायूस होकर कहा कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन देश की इज्जत को बट्टा लगने नहीं दिया। और गांधी जी फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। और जब गांधी जी दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं, तो इस बार आंदोलन में लोगों ने शामिल होने से इंकार कर दिया। ये कह सकते हो ज्यादातर लोग शामिल नहीं हुए। जब गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, तो अंग्रेजों ने फिर वही काम किया, गांधी जी को पकड़ के पूना के यरवदा जेल में बंद कर दिया। तो गांधी जी कहां पहुंच गए? पूना के यरवदा जेल में पहुंच गए। तभी बड़े लंबे समय से जो मांग कर रहे थे डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, उनके लिए 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक चार्ट कम्युनल अवार्ड दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री
मैकडोनाल्ड ने किया। किसने किया? मैकडोनाल्ड ने। तो जिस समय मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का अनाउंसमेंट किया, उस समय गांधी जी पूना के यरवदा जेल में थे। गांधी जी ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर को इस सुझाव को मानने से इनकार करने का सुझाव दिया कि मतलब ये जो पंचांग आया हुआ है इसे स्वीकार मत करिए, लेकिन डॉक्टर बी आर अंबेडकर ये कह रहे थे कि बड़ी ही मेहनत के बाद ये प्राप्त हुआ है। इस प्रकार गांधी जी ने देखा कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर अपने जिद पर अड़े हुए हैं, तभी गांधी जी 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन कर दिया। बीस सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया। गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया पहला आमरण अनशन था। इधर गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था और डॉक्टर बी आर अंबेडकर भी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तभी मदन मोहन मालवीय और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता करवाने का प्रयास किया और यह समझौता 25 सितंबर 1932 को हुआ। 25 सितंबर 1932 को गांधी अंबेडकर समझौता। ध्यान दीजिए, समझौता कब हुआ? 25 सितंबर 1932 को। स्थान क्या है? पूना। स्थान क्या है? पूना। इसीलिए इसे पूना पैक्ट कहा गया। और इस पैक्ट में क्या हुआ कि दलितों के लिए 21 स्थान होते थे। 21 स्थान के स्थान पर, कहने का मतलब है कि पहले 21 स्थान होते थे, अब ये बढ़ाकर 148 कर दिया गया। 148 जो पद हैं, जो सीटें हैं राज्यों की विधानसभाओं में, वो दलितों के लिए रिजर्व रहेंगी और यहीं से प्रारंभ होता है रिजर्वेशन। और 18% सीटें केंद्रीय विधान परिषद में रिजर्व रहेंगी। इस समझौते में गांधी जी की तरफ से समझौता किसने किया था? समझौते में सिग्नेचर किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने। और यह समझौते का जो प्रारूप है वो चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी ने बनाया था। उसके बाद आपने देखा यह समझौता हुआ और इस समझौते के माध्यम से डॉक्टर बी आर अंबेडकर पृथक निर्वाचन प्रणाली लेने से मना कर दिए और भारत में एक नई व्यवस्था की शुरुआत हो गई, रिजर्वेशन की। तो आपने पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन सम्मेलन 1932। इस गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी आर अंबेडकर शामिल हुए, तेज बहादुर सप्रू शामिल हुए, कांग्रेस का कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया ही नहीं गया।
कहने का मतलब यह है कि जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है उसका ज्यादा महत्व नहीं है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले व्यक्ति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लेकिन एक व्यक्ति और भी थे जो तीनों में शामिल हुए थे, वो है तेज बहादुर सप्रू, लेकिन ज्यादा जो चर्चित कैंडिडेट हैं वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां हुए? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। तीनों गोलमेज सम्मेलनों की अध्यक्षता किसने किया था? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद जो भारत में सुधार अधिनियम आया उसे कहा गया भारत शासन अधिनियम 1935। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। पिछली क्लास में लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी, लेकिन जो भी दिक्कतें आई उनको ध्यान में रखते हुए सुधार किया गया है। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, काफी तथ्यात्मक चीजें हैं, और जो नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं इस क्लास से अगर उनको चीजें नहीं क्लियर हो रही हैं तो इससे पहले भी 3 लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं, जिनको देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पॉइंट क्लियर ना हो तो डायरेक्ट हमको फोन करके भी डिस्कशन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 97 92 72 52 जो व्हाट्सएप से डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं वो भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो मूल मंत्रा क्लासेज।